नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में आने वाला है बड़ा बदलाव? क्या 60% तक पहुंच चुका महंगाई भत्ता अब बेसिक सैलरी में मर्ज होगा? क्या न्यूनतम बेसिक सैलरी जो है 69,000 रुपए करने की मांग पूरी हो सकती है? और अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ हर महीने की सैलरी ही नहीं बल्कि पीएफ, पेंशन, ग्रेचुटी और रिटायरमेंट के दूसरे फायदे भी बढ़ेंगे क्या? तो आखिर कर्मचारियों जो संगठन हैं वो सरकार से क्या क्या मांग कर रहे हैं और 8वें वेतन आयोग पर इसका कितना असर पड़ सकता है? आइए पूरी खबर को आसान भाषा में विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंटर में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। तो आज की शो में सबसे पहले आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर जो अहम चिंता जताई गई है उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद वोडाफोन आइडिया को 35,000 करोड़ का लोन मिलने में क्यों आ रही है दिक्कत, इस मामले को डिकोड करेंगे और अंतिम में डीए पर आई 5 बड़ी मांगों को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। क्या आपको भी कभी किसी एजेंट ने यह कहकर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेची है कि बस कुछ साल पैसा जमा करिए फिर मोटा रिटर्न मिलेगा? लेकिन अगर लाखों लोग अपनी पॉलिसी मैच्योरिटी से पहले ही बंद करने लगे तो क्या इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ग्राहकों को गलत तरीके से पॉलिसियां जो है बेची जा रही? अब इस पूरे मामले पर खुद आरबीआई ने जो है बड़ी चिंता जताई है। आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों में लोग जो है बड़ी संख्या में अपनी पॉलिसी जो है बीच में ही सरेंडर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पिछले 4 सालों में जो है इन कंपनियों का कमीशन रेशियो लगभग दोगुना हो गया है, जिससे मिस सेलिंग का खतरा भी बढ़ने की आशंका जताई गई। तो आखिर आरबीआई की इस रिपोर्ट में ऐसा क्या लिखा है? मिस सेलिंग होती क्या है? प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? और अगर आपके पास भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आइए पूरी रिपोर्ट को प्रवीण सर से जो है समझने की कोशिश करते हैं। सर, ओवर टू यू। इट्स अ वेरी बिग न्यूज़। मिस सेलिंग का मामला जो देखिए अब बढ़ते बढ़ते जो है लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों तक भी आ गया। नहीं, बिल्कुल। देखिए, रिजर्व बैंक ने अपनी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है उसमें इस बात की आशंका जताई है कि ऐसा हो सकता है कि जिस तरह से जो जो ट्रेंड है लाइफ इंश्योरेंस से जुड़े हुए, जिसमें विड्रॉल और क्लेम के जो रकम के जो मामले हैं उसको देखते हुए जो उसके जो ट्रेंड आ रहे हैं उसे देखते हुए आरबीआई इस बात की चिंता जता रहा है कि क्या यहाँ मिस सेलिंग के मामले बढ़ रहे हैं जी। और ऐसा इस वजह से है कि फिस्कल ईयर 2026 में, जी सर, 2025-26 में जो मैच्योरिटी के तहत निकाला गया आपका पैसा है, टोटल जो पेमेंट है उसमें मैच्योरिटी के तहत निकाली गई रकम जो है वो 36.9% है, जबकि सरेंडर या विड्रॉल के जरिए निकाला गया पैसा वो 38.3% पे पहुंच गया है। ओके सर। यानी अब इसमें 2 तरह के विड्रॉल देखने को मिलते हैं। एक तो आपने पॉलिसी खरीदी और उसका टेन्योर पूरा हुआ और उसके बाद आपने उस पैसे को निकाला, तो एक तो वो हो गया कि आपका सब मैच्योरिटी पे आप उस पैसे को निकाल रहे हैं जी। दूसरी बात ये हो गई कि आपने पॉलिसी ली, 2 साल चलाई, 3 साल चलाई और उसके बाद आपने उसको सरेंडर कर दिया या उसका पैसा वापस मांग लिया कि साहब मुझे मेरा पैसा निकालना है। तो जिस तरह से सरेंडर के और विड्रॉल वाले मामले बढ़े हैं विशाल जी, उससे इस बात का आरबीआई को संदेह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ मिस सेलिंग की वजह से जो कस्टमर्स हैं वो इन पॉलिसीज को सरेंडर कर। चलिए सर, मिस सेलिंग सब बार बार इस्तेमाल हो रहा है सर, आपसे समझने की कोशिश करेंगे मिस सेलिंग होता क्या है, इसको भी बहुत ही आसान भाषा में समझा दीजिए। नहीं, देखिए, मिस सेलिंग का मतलब ये है कि आप मान लीजिए कोई और प्रोडक्ट लेने गए थे या आपको ज़रूरत किसी और प्रोडक्ट की है, एक ही बीमा कंपनी या एक ही कोई और कंपनी जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको उसके तमाम तरह के प्रोडक्ट्स हैं, वो तमाम तरह की रेंज के प्रोडक्ट्स हैं और अलग अलग जो रिस्क प्रोफाइल से लेकर अलग अलग ज़रूरत वाले व्यक्ति को कैटर करते हैं, व्यक्तियों को कैटर करते हैं। लेकिन आपने मान लीजिए मुझे ज़रूरत किसी और प्रोडक्ट की है और आपने मुझे गुमराह करके कोई और प्रोडक्ट बेच दिया। ओके। आपने बताया कि साहब यहाँ ये जो मैं आपको पॉलिसी बेच रहा हूँ इसमें रिटर्न बहुत ज़बरदस्त हैं, एफडी से ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, ये बीमा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये सेविंग प्लान है। तो इस तरह की जब बातें करके, इस तरह की जब वादे करके कि साहब यहाँ तो इतने % का रिटर्न मिल जाएगा, ये देखिए पिछले आंकड़े इसके, और ऐसे करके जिस व्यक्ति को उस प्रोडक्ट की ज़रूरत भी नहीं तो उसको आपने बेच दिया।
अब पता चला 1 साल बाद या 2 साल बाद जब आपने प्रीमियम भरे, उसके बाद आपको धीरे धीरे जैसे जैसे पता चला, तब आपको लगा कि ये तो मेरे लिए सुटेबल प्रोडक्ट्स ही नहीं है। तो इस तरह की जो बिक्री है जो की जाती है एजेंट्स के द्वारा जी, वो पूरा का पूरा मिस सेलिंग के विशाल दायरे में आता है। चलिए सर, और ये समस्या जो है कहा जा रहा है कि प्राइवेट इंश्योरेंस जो कंपनियां हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिल रही है एज कंपेरिजन टू द LIC। और LIC की स्टोरी आज ही मैंने सुबह में की है सर। अगर मान लीजिए 100 प्रीमियम्स अगर बेचे जा रहे हैं, 100 पॉलिसीज़ बेची जा रही हैं, तो उनमें 65 पॉलिसियाँ जो हैं LIC की है। बाकी अगर मान लीजिए समझिए कि अगर 35 पॉलिसियाँ हैं तो वो प्राइवेट वाले के पास है। लेकिन LIC में जो है सरेंडर जो है लगभग जो है फाइनेंशियल 25 का मैं डेटा बता रहा हूँ सर, 31.7% के आसपास, 32%। और प्राइवेट इंश्योरेंस जो हैं उनमें लगभग ये आंकड़ा 47.2% के आसपास है। आपसे समझने की कोशिश करेंगे सर, प्राइवेट वाले जो है वहाँ इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? प्राइवेट वाले देखिए, एक तो जो लाइफ इंश्योरेंस का मार्केट है बड़े लार्ज लेवल पर कंसंट्रेटेड है LIC की तरफ जी। पुरानी कंपनी है, सबसे बड़ी बीमा कंपनी है और देश के गांव देहात तक पहुंच है LIC की एजेंट्स के जरिए। एक ट्रेडिशनल मॉडल है एजेंट्स के जरिए इसको बेचने का, तो लोग भरोसा करते हैं क्योंकि सरकार की कंपनी, सरकार की ओनरशिप है। अब प्राइवेट कंपनियां इसमें सेंधमारी करना चाहती है तो उसके लिए जो हर संभव प्रयास है वो कर रही हैं। इस प्रयास में और ज़्यादा तेज़ी से मार्केट शेयर हासिल करने की कोशिश में मिस सेलिंग का सहारा लिया जाता है जी। ज़्यादा कमीशन ऑफर किए जाते हैं। देखिए ना सर, कमीशन रेशियो जो है वो लगभग दोगुना हो गया प्राइवेट वाले का, प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों का। तो RBI को भी इस बात का विशाल अंदेशा है। RBI वार्निंग दे रहा है कि जिस तरह से कमीशन एजेंट्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को बढ़ाए जा रहे हैं, इसकी वजह से इन एजेंट्स पर प्रेशर पैदा हो रहा है, बढ़ रहा है। ये एजेंट्स ऐसे प्रोडक्ट्स को या ऐसी बीमा पॉलिसीज़ को बेचने पर ज़्यादा फोकस करते हैं जहां उनको कमीशन ज़्यादा मिले। तो यहाँ से फिर पूरा का पूरा एक चक्र शुरू होता है और इसी वजह से जो प्राइवेट कंपनियां हैं वहाँ पर सरेंडर वाले मामले 47% से ज़्यादा हैं। तकरीबन 50% का अगर सरेंडर हो रही, मान लीजिए आपने साल में 100 पॉलिसी बेची जी, और 50 पॉलिसी आपकी साल के आधार पर अगर सरेंडर की जा रही है या टाइम से पहले उनमें लोग विड्रॉल कर रहे हैं या नया पेमेंट नहीं कर रहे हैं, ये सारे चीज़ें तकरीबन एक ही कैटेगरी में आती हैं। तो ये इस पूरे के पूरे मामले में गंभीरता को उजागर करता है। सर ऐसा तो है नहीं कि इसका खामियाजा जो है मान लीजिए पॉलिसी जो होल्डर्स हैं उनको हो, क्या इससे कंपनियों को भी नुकसान होता है? मैं ये समझना चाहता हूँ। नहीं, कंपनियों को नुकसान तो निश्चित जल्दी मान लीजिए पॉलिसी बंद हो रहा है सर, तो उससे तो कंपनियों को भी तो नुकसान होगा। कंपनियों को जाहिर तौर पर इस वजह से नुकसान होता है क्योंकि उनको जो एक लॉन्ग टर्म, मान लीजिए 20 साल की पॉलिसी है और जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं वो आमतौर पर 20 साल की, 25 साल की, इस रेंज की होती है क्योंकि एक आप किसी को जीवन का कवर दे रहे हैं। किसी ने 20 साल की उम्र में ली और 70 साल के लिए या 50 साल के लिए और 20 साल तक प्रीमियम देना है, तो वो एक लंबा टेन्योर होता है जहाँ पर आप उसका प्रीमियम पे करते हैं जी। अब ऐसे में आपने मान लीजिए 3 या 4 प्रीमियम दिए और उसके बाद आपने उसको विड्रॉ कर लिया, तो कंपनियों को नुकसान हुआ, लेकिन 3-4 साल का उनको प्रीमियम भी मिला, एजेंट को कमीशन भी उसका मिला, तो ये बिजनेस भी उनको वहाँ से आया। तो लॉस तो है लेकिन बिजनेस भी आपको आ ही रहा है वहाँ से। एग्जैक्टली। तो जितना आपने पैसा जमा किया, बीमा कंपनियां उतना तो पैसा देती नहीं कि साहब आपने मान लीजिए 100 रुपये जमा किए तो पूरे के पूरे 100 रुपये आपको रिफंड हो गए क्योंकि उनका भी खर्चा हुआ है वहाँ पे और आपने कमीशन भी उस पर पे किया है। जी सर, तो लेकिन इस पूरे पिक्चर में जो नियामक होता है यानी जो रेगुलेटर है वो क्या नदारद है या IRDAI कहाँ है सर? इस नहीं, नियामक नदारद नहीं है, बल्कि RBI से लेकर सरकार और सबकी इन चीज़ों पर नज़र है कि किसी भी तरह से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, चाहे कोई भी हो, चाहे सेबी हो या RBI या IRDAI या सरकार, सबकी नज़र है। और अलग अलग न केवल बीमा पॉलिसीज़ बल्कि आप चाहे दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स देख लीजिए, बैंकों को भी कटघरे में खड़ा किया गया है। उनको कहा गया है कि आप ज़बरदस्ती किसी, सबसे ज़्यादा इस तरह के मामले दरअसल बैंकों के जरिए भी आते हैं। 81 बॉन्ड्स वाला मामला आपसे सुना था सर, यस बैंक वाला मामला था। वहाँ ज़्यादातर बैंकों के बीमा कंपनियों के साथ टाई अप्स भी हैं, अलग अलग कंपनियों के साथ। उनके प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए बैंकों के ब्रांच पे प्रेशर रहता है। आप गए FD कराने या आप पैसे निकालने गए, ब्रांच में जो बैठे लोग हैं उन्होंने आपको कह दिया कि साहब आप यहाँ आए हैं तो ये पैसा क्यों निकाल रहे हैं, इस पैसे को तो मैं एक सेविंग प्लान में लगवा देता हूँ।
अब उससे जरा आप क्या करेंगे, आपने कहा अच्छा क्या प्लान है, तो फिर वो आपको बता देगा कि यहाँ तो इसमें बहुत जबरदस्त आदमी को जो है, गरीब गरबा आदमी जो होता है, उसको लगता है कि भाई ये तो ज़्यादा जानकारी, सही चीज़ बता रहे होंगे। नहीं, न केवल गरीब व्यक्ति या अनपढ़ व्यक्ति, पढ़े लिखे समझदार लोगों को भी इसी तरह से प्रेशर लेकर और उनसे कह रहे सर 10,000 रुपये निकाल रहे हैं, 5,000 रुपये मेरे लिए आप कहने पर कर दीजिए, भले 1 साल बाद आप निकाल लीजिएगा, हमारे भी टारगेट्स हैं। तो अब तो साफ साफ बता देते हैं बैंक वाले भी कि हमारे टारगेट हैं, प्लीज मेरे टारगेट के लिए ये कर दीजिए। ऐप डाउनलोड करवा देते हैं जी, जिनकी ये आजकल बहुत बड़ा ट्रेंड है विशाल, और आम जितने भी दर्शक हम लोगों को देखते हैं वो सब इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि जब भी आप किसी बैंक या उनके काम से अगर आप चले जाएं, काम से अपने किसी काम आपका कुछ भी हो, उनके पास कोई ना कोई एक आध ऐप ऐसा होगा। रिटेल स्टोर्स तक में मैंने ये देखा है कि साहब अगर आप ऑनलाइन परचेज करेंगे तो आपको 10% का या 5% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप कहेंगे कैसे मिल जाएगा, बोले ऐप डाउनलोड कीजिए इसका। अब आप उसका ऐप डाउनलोड कर लिया, बस वो किसी काम का नहीं है। फिर आप महीने 2 महीने 4 महीने बाद आपको लगेगा कि मैं इसे यूज़ ही नहीं करता हूँ, आप उसको इंस्टॉल करेंगे, लेकिन वो उनका टारगेट पूरा करता है। तो इस तरह की टैक्टिक्स हर जगह मैं ये मानता हूँ कि अपनाई जाती है, खासतौर पर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के मामले, क्योंकि सीधा पैसे का लेन देन का मामला होता है। सर लास्ट जो हम लोगों ने मनी सेंट्रल में डिस्कस किया था, जो आप बता भी रहे थे कि निर्मला सीतारमण बहुत एक्टिव नज़र आई थी, वो कह भी रही थी कि बैंकों को जो उनका मुख्य काम है उस पर फोकस करना चाहिए। तो क्या इन कदमों से सर आगे भविष्य में मिस सेलिंग जैसी जो घटनाएँ हैं, वो चाहे वो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों में हो, बैंकों में हो, और तमाम जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो, एसेट्स हो, उनमें देखने में कमी आएगी या नहीं? नहीं, देखिए होता क्या है विशाल, प्रैक्टिकल इस चीज़ को समझिए। सरकार तो कहती है इस बात को कि आप साहब अपने कोर एरिया पर यानी बैंकिंग पर फोकस कीजिए। अगर हम केवल बैंकों की बात करें, अब बीमा कंपनियों को अगर आप देखें, उनका तो धंधा ही है कि आप बीमा पॉलिसीज़ को बेचेंगे। तो एजेंट्स कोशिश करते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट्स को बेचें जो कमीशन के लिहाज से उनको ल्यूक्रेटिव जान पड़ते हैं। किसी पॉलिसी में 25% मिल रहा है, किसी में 20% कमीशन मिल रहा है। तो जो जैसे टर्म इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस में जहाँ तक मेरी जानकारी है कम प्रीमियम है, मनी बैक और इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें, या यूलिप हैं उनमें तगड़े कमीशन। कई लोग को तो यूलिप के नाम पे भी बहुत जो है फंसाया गया। बिल्कुल, और उसको कहानी बहुत पुरानी और बहुत मैं ये मानता हूँ कि बड़ी बुरी सी कहानी है। अगर आप उसके 10-20 साल पहले जाएंगे, यूलिप्स का मामला बड़ा पेचीदा था। कहा गया था कि मार्केट जो जैसा चढ़ेगा वैसे आपका पैसा जो है दुगना तिगुना हो जाएगा, हुआ तो कभी नहीं। तो प्रैक्टिकल बात यह है कि बैंक चाहते हैं कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जितने अधिकतम सोर्सेज हैं उससे निकले जी, इंटरेस्ट इनकम के अलावा। और हमने देखा कि जो वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज में, इन तमाम धंधों में बैंक अब कूदने लगे। उनको लग रहा है कि ब्याज वाली कमाई से काम चलने वाला नहीं है अगर आपको लंबी प्रॉफिट ग्रोथ चाहिए। तो बैंक के अगर मैनेजमेंट चाहे तो ब्रांच को बोल सकते हैं कि साहब आप गलत तरीके से पॉलिसीज बेचना बंद कीजिए, लेकिन ना तो मैनेजमेंट से आता और ना ब्रांच वाले फिर पीछे हटते कि बेचने से उसके। उनको भी दिखता है कि यार यहाँ मैंने एक पॉलिसी बेची तो 1,000-2,000 रुपये सीधे हो जाएंगे। और एक दिक्कत एक और भी है सर, जिससे मैं भी 2-4 हुआ हूँ, जो टर्म्स एंड कंडीशंस की जो फाइल होती है, जो पेपर होती है, वो इतनी कठिन होती है, इतनी लेंदी होती है कि कोई भी व्यक्ति जो लेता भी है, अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट, वो उतना वो पढ़ ही नहीं पाता, उसके जो मिनिकल्स कहिए या मिनट्स कहिए वो समझ ही नहीं पाता। तो आदमी जो बुलंद जो है, जो बोल देता है व्यक्ति, जो एजेंट बोल देता है या बैंक का अधिकारी बोल देता है, चलिए हाँ 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 करके ले लेता है। बाद में जब उसको 4 साल 5 साल के बाद जो उसको रिटर्न्स देखते हैं, या उसको मान लीजिए पैसे की ज़रूरत होती है, वो जाता है अगर किसी ब्रांच में, तो कहते हैं अरे अब आप निकालिएगा 1 लाख जमा, आपको मिलेगा सिर्फ 70,000। अब आपको इसको 10 साल 15 साल चलाते रहना है। तब आदमी को लगता है कि भाई मेरे साथ तो बैक स्टैबिंग हुई है। तो समस्या बहुत है सर, और इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी कंपनी के लिए बड़ा निवेश नई उड़ान की शुरुआत होता है, लेकिन जब उसी निवेश के रास्ते में बैंक के शर्तों की दीवार खड़ी कर दी जाए तो पूरा तस्वीर ही बदल जाती है। ऐसा ही कुछ जो है वोडाफोन आइडिया के साथ हो रहा है। वोडाफोन आइडिया करीब 35,000 करोड़ का बड़ा लोन जो है वो लेना चाहती है। ये पैसा कंपनी जो है 4G 5G नेटवर्क को मजबूत करने, नए टावर लगाने और ग्राहकों को जो है बेहतर जो है सर्विसेज देने के लिए चाहती है। लेकिन अब बैंकों ने कुछ नई शर्तें रख दी हैं, जिसके कारण ये लोन जो है फिलहाल
अटकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या वोडाफोन आइडिया को मिलने वाला जो 35,000 करोड़ का सबसे बड़ा लोन है, अब खतरे में पड़ गया है? बैंक जो है आखिरी वक्त पर नई नई शर्तें क्यों रख रहे हैं, इसके पीछे की भी कहानी समझने की जरूरत है। क्या आदित्य बिरला ग्रुप जो है उसको अब आगे आने की जरूरत पड़ रही है, उनको गारंटी देना पड़ेगा, या फिर वीआई के 4G 5G विस्तार का जो सपना है वो अधूरा रह जाएगा? पूरी तस्वीर जो है प्रवीण सर से समझने की कोशिश करते हैं। क्या है पूरा मामला सर? नहीं, देखिए, वोडाफोन आइडिया का जो एक बड़ा फंड रेजिंग का जो प्लान था, और उसके लिए कोशिश वोडाफोन आइडिया तब से कर रही थी जब उसका सरकार की तरफ से जो AGR ड्यूज़ पर जो राहत मिल रही थी उसका फैसला सरकार की तरफ से नहीं हुआ था। तब से कंपनी इस बात की कोशिश कर रही थी कि 25,000 करोड़ रुपए किसी तरह से जुटाए जाएं ताकि ऑपरेशंस को अच्छे से चलाया जा सके, केपेक्स को किया जा सके। लेकिन तब इस वजह से नहीं मिला क्योंकि बैंक ये चाहते थे कि पहले सरकार AGR के बकाए पर एक बड़ा फैसला अपना सरकार रुख साफ करे कि साहब कंपनी की देनदारी है कितनी, क्लैरिटी दे। उसी के बाद बैंक ये तय करेंगे कि पैसा देना है कि नहीं देना कंपनी को, कंपनी बचेगी या नहीं बचेगी, तब इस बात का सवाल था। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस थी। अब जब वो सब पूरा का पूरा मामला निपट गया, 27,000 करोड़ के लगभग की सरकार की तरफ से राहत दे दी गई AGR बकाया पे, उसके बाद जब अब कंपनी बैंकों के पास खड़ी है कि साहब 35,000 करोड़ रुपए हमें चाहिए, तो बैंक अब कह रहे हैं कि जो आपने हमको फाइनेंशियल प्लान या फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस जो लाकर दिए हैं, बिजनेस प्लान जो लाकर दिया है, वो प्रैक्टिकल नहीं जान पड़ रहा हमको, तो रियलिस्टिक नहीं है। कंपनी ने संभवतः बैंकों को जो आंकड़े दिए हैं अपने ग्रोथ के, जो कंज्यूमर एक्विजिशन के, वो काफ़ी लंबे चौड़े आंकड़े हैं आरपू ग्रोथ के, और बैंकों को लग रहा है कि ये आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर दिए गए हैं। और इसीलिए बैंक चाहते हैं कि पहले तो आप साहब इन आंकड़ों को अपना दुरुस्त करके लेकर आइए, एक रियलिस्टिक अप्रोच लेकर आइए जहां पर दो बड़ी कंपनियां पहले से मैदान में, डीप पॉकेट वाली कंपनियां मौजूद हैं, जियो और आपकी एयरटेल, और जियो का बड़ा IPO भी आने वाला है। तो एक तो बैंकों की आपत्ति इस बात पर है कि आप पहले सही तस्वीर पेश कीजिए, उसके बाद फैसला लिया जाए। दूसरी और ज़्यादा महत्वपूर्ण शर्त विशाल ये है कि बैंक चाहते हैं कि वोडाफोन आइडिया अपने जो प्रमोटर ग्रुप है उसकी एक कंपनी, जो आदित्य बिरला जो एक प्रमोटर हैं जी, और कुमार मंगलम बिरला अब कंपनी में प्रमुख पद पर भी हैं जी, वोडाफोन आइडिया में, तो वो ये चाहते हैं बैंक की आपकी आदित्य बिरला ग्रुप की कोई कंपनी, मजबूत कंपनी, वो वोडाफोन आइडिया के लिए एक कॉरपोरेट गारंटी दे, ताकि कल को अगर वोडाफोन आइडिया अपने जो लिया गया कर्ज है उसमें अगर डिफ़ॉल्ट होता है या देने में कुछ मुश्किलें आती हैं, तो बैंक इस पैसे की उगाही के लिए कॉरपोरेट इस गारंटी का इस्तेमाल कर सके। लेकिन यहाँ एक पेच बहुत महत्वपूर्ण है। वोडाफोन आइडिया में सरकार की हिस्सेदारी है 50% के आसपास, 49% स्टेक है। उसके बाद दूसरी बड़ी स्टेक होल्डर है वोडाफोन PLC जो UK की कंपनी है, तकरीबन 16% का स्टेक है। जो आदित्य बिरला ग्रुप है उसके पास केवल 9.5% स्टेक है। तो 9.5% स्टेक वाली जो कंपनी है वो 35,000 करोड़ रुपए के कर्ज की गारंटी कैसे दे, ये एक पेच फंसा हुआ है। एग्जैक्टली सर, और बैंक इतनी सख्ती इसलिए भी कर रहे हैं सर कि VI पर जो है पहले से ही बहुत बड़ा कर्ज है, जैसा कि आपने बताया कि कंपटीशन अधिक है और भविष्य की कमाई को लेकर जो अनसर्टेनिटीज़ है उसको भी देखने को मिल रहा है। लेकिन सर इसी के साथ जो है दूसरी खबर ये आ रही है कि रिचार्ज को लेकर कहा जा रहा है कि क्या दूसरी छमाही में जो है मोबाइल फ़ोन के जो रिचार्ज है वो क्या फिर से महंगे हो सकते हैं, क्योंकि VI की अब बात हो गई सर, तो अब पूरे स्पेस पर, पूरे सेक्टर पर भी चर्चा करना बनता है। सर पहले आपसे चर्चा करते थे तो आप बताते थे कि इस साल की जो है पहली छमाही में जो है इसकी कीमतें जो हैं वो टैरिफ जो है वो बढ़ सकते हैं, लेकिन अब तो 6 महीने पार हो गए सर, अभी तक तो बढ़ा नहीं है। चुनाव भी खत्म हो गए, पेट्रोल डीजल की कीमतें तो बढ़ी लेकिन इसमें थोड़ी राहत मिली। तो क्या अब अगले जो बाकी के जो 6 महीने बचे हुए हैं उस पर क्या तगड़ा झटका लगने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए एनालिस्ट जिस चीज़ को कह रहे हैं उनका मानना ये है कि 2-3 चीज़ें हैं उसमें। एक तो ये है कि आपका जो अप्रैल से जो जून क्वार्टर है, पहली तिमाही जो मौजूदा फिस्कल की है, उसमें टेलीकॉम कंपनियों के अर्निंग्स जो हैं वो अच्छी रह सकती हैं, उनके आंकड़े अच्छे रह सकते हैं। एक तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि कंपनियां कमाई बढ़ाने के लिए या आरपू बढ़ाने के लिए अब जो अगला जो छमाही है साल की, उसमें
टैरिफ बढ़ाने का बड़ा फैसला कर सकती हैं। एनालिस्ट्स का इस तरह का मानना है कि आप आगे की जो आरपू ग्रोथ है उसके लिए ये फैसला ले सकती हैं। और इससे बड़ी चीज़ ये है कि टेलीकॉम कंपनियों के लिए या इस सेक्टर में जो मौजूद कंपनियां हैं उनको अब ये लगता है कि हर 2 साल में एक बड़ा टैरिफ हाइक यहाँ पर भारत में होना चाहिए। और सर जितने भी जो टेलीकॉम कंपनियां सर उनके Q1 में जो है उनके प्रदर्शन भी अच्छे रहने की उम्मीद जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि ग्राहकों की जो संख्या लगातार वो बढ़ रही है, लोग जो है महंगे प्लान्स जो हैं उनको चुन रहे हैं और एक दिन जो है एक अतिरिक्त दिन का भी जो है फ़ायदा वो भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अप्रैल जून तिमाही में पिछले साल की तुलना में एक अतिरिक्त दिन होने से भी कंपनियों की कमाई में थोड़ा फ़ायदा मिल सकता है, ये पॉइंट भी सामने आते हुए दिख रही है। और आरपू के फ्रंट पर आप कह ही रहे हैं सर कि तमाम कंपनियां जो हैं इसी रेस में हैं कि कैसे इसको जो है आगे बढ़ाया जा सके ताकि अपनी सस्टेनेबिलिटी जो है उसको मौजूद किया जा सके। तो फाइनल कंक्लूजन यही रहा सर। पिछला टैरिफ हाइक जो हुआ था वो जुलाई अगस्त में ही 2024 में हुआ था, आज से 2 साल पहले। 2 साल पहले, ठीक। और अब जो टैरिफ हाइक की बात जो कही जा रही है वो भी इसी तकरीबन ठीक मतलब 2 साल के पीरियड के बाद जो है वो एक और टैरिफ हाइक का मामला या केस जो है वो तैयार किया जा रहा है विशाल। चलिए अब कितनी होगी बढ़ोतरी ये भी जान लेते हैं सर। तो जो रिसर्च रिपोर्ट है उसके अनुसार कहा जा रहा है कि मोबाइल टैरिफ में लगभग 12 से 15% का जो है वो हाइक देखने को मिल सकता है। यानी मान लीजिए कि 1000 रुपये का अगर कोई प्लान है तो अब समझ जाइए कि 1115 रुपये के आसपास जो है वो आसपास आ सकता है। अब 12 से 15 पिछला जो टैरिफ हाइक हुआ था वो तकरीबन 25% का हुआ था जी 2 साल पहले, इस बार 15% का हो रहा है। तो ये भी आंकड़ा तो 1000 वाला सर 1150 रुपये के आसपास हो जाएगा ना, 150 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी। चलिए तो झटके के लिए तैयार रहिए, आगे बढ़ते हैं सर। चलिए सर अगला जो खबर है वो है 8वें वेतन आयोग को लेकर। सर 8वें वेतन आयोग की जो सरगर्मियां तेज हैं, बैठकों का दौर जारी है, लेटेस्ट अपडेट क्या है ये हम आपसे समझना चाहेंगे। इसी के अलावा सर जो डीए को लेकर भी एक नई बात सामने आती हुई दिख रही है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के डेटा आने वाले हैं, क्या उम्मीद जताई जा रही है सर। पहली छमाही जैसा कि हमें भी पता है, आपको भी पता है सर, दुनिया को भी पता है कि जो है साल भर में 3 जो है वेतन वृद्धि होती है। 2 बार तो डीए बढ़ जाता है सर और एक जो है 3% के आसपास का एनुअल इंक्रीमेंट होता है। तो पहली छमाही बीत चुकी है सर, अगली छमाही की तैयारी हो रही है, फेस्टिवल सीजन की शुरुआत भी होगी, रक्षाबंधन से लेकर तमाम चीज़ें आएंगी। तो क्या सर फिर से क्या सैलरी बढ़ोतरी का इंतज़ार करना चाहिए? हाँ देखिए 31 जुलाई तक माना ये जा रहा है कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए जो सीपीआई है या जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसके आंकड़े 31 जुलाई तक विशाल आ सकते हैं, जून का नंबर। और माना ये जा रहा है कि जून के नंबर्स पर ही टिका होगा आपका मई जून के नंबर पर ही टिका होगा आपका ये जुलाई अगला जो डीए का हाइक है वो यहाँ पर इस पर ही आधारित होगा। तो जुलाई का नंबर जून का नंबर जब आएगा उसके आधार पर आपका डीए की बढ़ोतरी का विशाल फैसला होगा। तो इसलिए जुलाई का महीना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। ओके सर, आपने नई बात एक बताई है, लेकिन सर इसी के साथ कर्मचारी संगठनों की भी बात कर लेते हैं। डीए को लेकर, खासकर डीए को लेकर तो कहा जा रहा है कि 4 से 5 मांगे रखी गई हैं जी। कौन कौन सी मांगे हैं सर? क्या पुरानी मांगे हैं उनको जो है इनकॉर्पोरेट किया गया या क्या है नया ताज़ा? नहीं देखिए, मोटे तौर पर मांगे लगातार जब हमने मेमोरेंडम जितने देखे 8th पे कमीशन के सामने जो रखे गए उनमें अमूमन ये मांग सब में इंक्लूड दिखाई दी है, सब में शामिल दिखाई दी है। मसलन डीए को मर्ज करने का मामला हो कि साहब 50% डीए जब पहुंच जाए तो डीए को बेसिक के साथ मर्ज कर दिया जाए। और अब डीए जो है वो बढ़ के 60% पर पहुंच गया है, लेकिन सरकार ने भी साफ तौर पे ये कहा कि डीए को मर्ज करने का अभी सरकार के पास कोई प्लान ऐसा नहीं है विशाल। ओके, डीए कैलकुलेशन को लेकर भी बातें सामने आ रही है सर। कहा जा रहा है कि जो पूरी पद्धति है, पूरे कैलकुलेशन करने की जो सिस्टम है उसमें भी जो है अमूलचूल बदलाव करने की ज़रूरत है, क्योंकि तर्क ये दिया जाता है कि महंगाई जब धरातल पर पहुंची है तो वहाँ कुछ ज़्यादा ही महसूस होती है और सरकार जो देती है 2% 3% के आसपास का, पिछले वाला भी जो अगर आप डीए इंक्रीमेंट देखिए तो 2% के आसपास का है। तो लोगों का ये तर्क है कि महंगाई बहुत है और सरकार जो देती है 2% बड़े नाकाफ़ी है। तो ये जो पूरा कैलकुलेशन का जो प्रोसेस है, मेथड है, उसको भी बदलने की ज़रूरत है। उस पर आपका क्या कहना है? नहीं बिल्कुल, महंगाई का जो तरीका है कैलकुलेट करने का या डीए को कैलकुलेट करने का, उसको बदलने की बात कही जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि जो जिनकी कमाई कम है, जो इस लैडर में सरकारी जो कर्मचारियों का
के जो लेवल हैं उसमें जो निचले पायदान पर मौजूद लोग हैं उनको दरअसल स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, खाने पीने हो गए, कपड़े हो गए, ऐसे जो खर्च हैं इनकी जो इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा पिंच करती है, कमाई का एक बड़ा हिस्सा यहाँ चला जाता है। तो इस लिहाज से इन चीज़ों को देखते हुए कमाई जो डीए है उसमें बढ़ोतरी को, इन जो महंगाई को बढ़ाने वाले जो ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्टर हैं इन पर दरअसल फोकस ज़्यादा किया जाना चाहिए। तो इस तरह से पूरा कैलकुलेशन बदले जाने की डिमांड की जा रही है यहाँ पर। चलिए सर, एक लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा, अगली जो छमाही है सर वो 8वें वेतन आयोग से जुड़े लोगों के लिए कितनी महत्वपूर्ण होगी? क्या अंतिम तक, साल के अंतिम तक क्या बड़ी खुशखबरी मिल सकती है? क्या लेटेस्ट अपडेट है ये भी बताइए। नहीं, बिल्कुल, देखिए जुलाई में अब कोलकाता और भुवनेश्वर की बैठकें हैं और इन बैठकों के बाद संभवतः बैठकों का अगला शेड्यूल अभी तक नहीं है। तो ऐसा अंदाज़ा है कि अब ये बैठकों का दौर ख़त्म हो गया और उसके बाद सीधे तौर पर फिर आपका जो रिपोर्ट को तैयार करने का काम है वहाँ से वो शुरू होगा। लेकिन जैसा हम लोगों ने पिछली बार भी डिस्कस किया था विशाल, कि जो सरकार के मंत्रालयों और विभागों से जो महत्वपूर्ण जो आंकड़े आने हैं कर्मचारियों से जुड़े हुए वो अभी तक नहीं आए और उसकी डेडलाइन को भी बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दिया गया है। तो इसका मतलब है कि जब सरकार के सभी मंत्रालय और विभागों से ये आंकड़े आ जाएंगे उसके बाद 8वां वेतन आयोग इन आंकड़ों को देखते हुए तमाम अपनी सिफारिशों को या रिपोर्ट को तैयार करने की शुरुआत करेगा। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंटर में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।